अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। पिछली कहानी में भी मैंने जिक्र किया था कि कहानी है जो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूं, लेकिन मैं सोच रहा था कि ज़रा बेहतर महसूस करूं, थकावट भी दूर हो जाए तो उस कहानी को, ताकि उन लफ्ज़ों में परो सकूं कि उस कहानी का हक अदा हो जाए। बहुत सारे लोग मुझे कहानियाँ भेजते हैं, कुछ लोग कहानी भेजते हैं वाक़यात आगे पीछे करके भेजते हैं और कहते हैं आप इसको खुद से एडजस्ट कर लीजिएगा। कुछ लोग कहानी भेजते हैं, टू दी पॉइंट बात करते हैं और मुझे पूछना पड़ता है कि जी बाकी ये भी बता दें, ये भी बता दें। और इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ आती हैं। एक कहानी ऐसी भी आती है जो कभी कभी आती है जिसका लफ्ज़ लफ्ज़ प्यार में, मोहब्बत में, दुख में, तकलीफ़ में, दर्द में, तबाही में डूबा हुआ होता है। उन लफ्ज़ों को चुन के एक कहानी के अंदर परोहना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये इस तरह की कहानी होती है कि जिसकी ज़िंदगी पे बीती होती है, तो कहानी बयान करने वाला अपना लफ्ज़ लफ्ज़ बयान कर रहा होता है और मैं इस मुश्किल में होता हूँ, कहीं ये लाइन कहीं ये लफ्ज़, कहीं ये वाक़या भूल ना जाऊँ। तो इस तरह की कहानी को याद करना मेरे लिए मुश्किल होता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ उन्हीं की ज़बानी जो उन्होंने मुझे सुनाया वही कहानी आपको भी एज़ इट इज़ सुना सकूँ। बहुत अजीब व गरीब कहानी है। कुछ पार्ट ऐसा खौफनाक है इसमें, यकीनन जिसके लिए आप सुनते हैं जिन भूत और इस तरह हॉरर वही है, लेकिन अगला पार्ट उससे भी इतना ज़्यादा हॉरर है कि इस कहानी को सुनने के बाद मैं भी शॉक्ड हो गया। ऐसा शॉक्ड हुआ कि मैंने जब उनसे कहा, वक्त से पहले कुछ बातें नहीं बताता क्योंकि जब आप पार्ट 2 भी सुन लेंगे बहुत सारे सवाल आपके दिल में होंगे, बहुत सारे आपको जवाब दूंगा। यकीन मैं मेरे कहानी सुनते हुए पहली दफ़ा गूज़बम यानी रोंगटे खड़े हुए हैं कहानी सुनते हुए। क्या है ऐसी बात, आइए आपको उन्हीं की ज़बानी सुनाता हूँ। नाम उनका मैं फ़र्ज़ी रखने जा रहा हूँ। उनका नाम है शाज़िया और प्यार से घर वाले उनको शहज़ादी कहते थे। एक ऐसी लड़की की कहानी जो पैदा हुई तो वाकई हसीनो जमील पैदा हुई। खुदा ने ऐसा रंग रूप दिया कि मेकअप की ज़रूरत ही पेश ना आए। ख़वातीन जिस चेहरे को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए घंटों संवारती हैं, उस चेहरे को मेकअप करती हैं ताकि खूबसूरत से खूबसूरत नज़र आए, वो तमाम चीज़ें जो घंटों लगा के उसको खूबसूरत बनाने में वो लगाती हैं, कुदरत ने खुद से ही वो सब कुछ उसमें डाल दिया था। क्या खूबसूरत आँखें थीं, क्या खूबसूरत होंठ, क्या खूबसूरत गाल, क्या खूबसूरत चेहरा, और उस पर पिंक पिंक मेकअप हुआ। जब ये बच्ची पैदा हुई तो उस वक्त एक ऐसा चांद का टुकड़ा घर में आया कि सब घर वाले हैरान रह गए। खाते पीते लोग थे, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, पैसे की रेल पेल थी, हर चीज़ खुदा का दिया हुआ सब कुछ था। और जैसे जैसे ये बच्ची जवान होती गई और हसीनो जमील होती गई, इसका नाम तो जो मैंने फ़र्ज़ी रखा है शाज़िया रखा गया था, सब उसको प्यार से शहज़ादी बुलाने लगे क्योंकि वो शहज़ादी से कम नहीं थी, एक मलका ही थी, किसी सल्तनत की शहज़ादी थी। इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी शहज़ादा उसको देखता तो उस पर मर मिटता। 10 साल की थी, वालिद का इंतकाल हो गया। ये फैमिली सुनियारे थे, गोल्ड का इनका कारोबार था, सोने का ये काम करते थे, दुकानें थी इनकी और ज्वेलरी की इनकी शॉप्स थी, अच्छे खासे पैसे वाले लोग थे। एक बात याद आ गई, औरत घर मुंह धो रही हो तो इसका मतलब है अब उसने बाहर नहीं जाना, सब मेकअप उतार दिया, अब रिलैक्स हो गई है। और लड़का मुंह धो रहा हो तो इसका मतलब है वो बाहर जाने की तैयारी कर रहा है। ये फ़र्क है लड़कों और लड़कियों में। लड़कियां मुंह धो लें तो बाहर नहीं जाना, लड़के मुंह धो लें तो इसका मतलब है बाहर जाने लगे हैं। बाकी आप समझदार हैं। खैर, शहजादी बड़ी होती गई, राजकुमारी जैसे होती है वैसी शक्ल सूरत खुदा ने बहुत हसीनो जमील बनाया था।
नसीब क्या थे, उसी नसीब की कहानी है जो आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। भाई थे, माँ थी, बाप चल बसे थे 10 साल की उम्र में। भाई की शादी हुई, ये सुनियारे ख़ानदान से ताल्लुक़ था, जिस तरह मैंने बताया ज्वेलरी का काम करते थे। गांव था इनका इस शहर के साथ, लेकिन मैं शहर नहीं बताऊंगा, बस इतना काफ़ी है कि क्योंकि बहुत सारे सवाल आप जो मुझसे एंड में पूछेंगे वो मैं कोशिश करूंगा कुछ का जवाब दूं, सबका जवाब नहीं दे सकूंगा। बहावल नगर के साथ एक छोटा सा गांव है जहां की ये फैमिली रहने वाली थी। भाई की शादी कराची के अंदर हुई, बड़ी धूमधाम से एक ज़बरदस्त किस्म की शादी हुई, और यूं इख्तिताम पजीर जब हुई, दुल्हन कराची से ब्याह के ये अपने घर ले आए। भावल नगर और कराची का कोई 16-18 घंटे का मेरे ख्याल में फासला है, बहुत लंबा सफ़र है। कुछ दिनों के बाद जो इनकी भाभी थी उसके भाई इनके घर में सामान देने के लिए आए कराची से। वहीं पे शहजादी के होने वाले ससुर, वो भी उन लोगों के साथ थे जो सामान लेके इस घर में आए थे। और जैसे ही सामान रखा गया तो उनकी निगाह जब शहजादी पर पड़ी तो वो परेशान हो गए कि इतनी हसीन और जमील लड़की, और देखते ही ऐसे उनका दिल आया उसको अपनी बहू बनाने के लिए कि फौरन शहजादी की माँ से इस बात का जिक्र किया कि हमारी बेटी तो आप अपने घर में ले आई हैं, इस घर में एक और बेटी भी है जो मेरे दिल को भा गई है, मेरा एक ही बेटा है, उसके लिए मैं आपसे इसका हाथ मांगता हूँ, रिश्ता मांगता हूँ। शहजादी की माँ ने कहा अभी तो वो बहुत कम उम्र है, पूरी 16 साल की भी नहीं हो सकी, अभी शादी के लायक नहीं है, तो मैं उसकी शादी कैसे कर दूं। उन्होंने कहा खुदा का दिया सब कुछ है, हमने इसलिए थोड़ी शादी इसकी करनी है कि ये घर जाके काम काज करेगी, नौकर चाकर है ना घर के काम काज करने के लिए, ये तो बहू चाहिए, बहू रानी जो घर में बैठी हो, नजर आओ कि हम बहू रानी लेके आए हैं भावल नगर से कराची में, कराची वाली भी देखें तो देखते ही रह जाएं, बस हमें घर में चलती फिरती हमारी प्यारी सी बहू नजर आनी चाहिए। कुछ इस तरह की बातें हुई और यहां तक रिश्ता तय कर दिया गया। जो लड़का था, ससुर का जो बेटा, यानी कि शहजादी का होने वाला शौहर, वो उनके अपनी जो शादी हुई थी उनके यहाँ बच्चे नहीं हुए थे, उन्होंने अपनी बहन का बेटा लेके पाला था। वो बहुत अमीर कबीर थे, सो वो जो उनका बेटा था उनका असली नाम ही उन्होंने कहा बता दे, तो मैं असली नाम ही बताने जा रहा हूँ। मुबारक उसका असली नाम था, अधूरा नाम है लेकिन असली नाम है मुबारक को उन्होंने अपनी बहन से लेके पाला था। तो वो मुबारक के लिए शहजादी का हाथ मांग रहे थे। मुबारक कराची में था, उसने बीवी तक को देखा नहीं था, पैसे की रेल पेल थी, घर में नौकर चाकर थे, बहुत खुशियां ही खुशियां थी। चट मंगनी पट ब्याह हुआ और यूं 20 तोले जेवर डाला गया शहजादी के गले में, यानी कि 20 तोले ज्वेलरी दी गई। और कहती हैं कि इतनी ज़्यादा कपड़े, सामान, इतना कुछ शादी पे उन्होंने पैसा लुटाया कि दुनिया ने कहा जितनी खूबसूरत बहू ब्याह के लाए हैं उसके हुस्न के मुताबिक आप लोगों ने उसको सामान दिया है। सामान वाकई वो कहती हैं शहजादी इतना ज़्यादा था कि सब देखते ही रह गए। यूँ शहजादी बहावल नगर से कराची पहुंच गई। एक ऐसी हसीन और जमील लड़की जो बहुत ही खूबसूरत थी, जो भी देखता देखता रह जाता, राजकुमारी सी थी, और ऐसी पसंद आई अपने बेटे के लिए कि फौरी तौर पे ब्याह के कराची ले गए। अब जो शौहर थे, जब उन्होंने पहली दफा बीवी का घूंघट उठाया तो वो बीवी पे मर मिटे, अपनी बीवी के ही आशिक हो गए, दीवाने हो गए। इतनी हसीनो जमील लड़की उन्होंने कभी अपने ख्वाब में भी नहीं सोची थी। उनके पास दौलत, धन दौलत सब कुछ था, लेकिन वो लड़का सोच नहीं सकता था कि इतनी मेरी बीवी हसीनो जमील होगी। वो अपनी बीवी पे मर मिटा। ससुर अपनी बहू का बहुत ख्याल रखते, वो सही कह के आए थे कि बस हमारे घर में एक प्यारी सी बहू चाहिए, चलती फिरती नजर आए, बाकी हमने कोई इसका काम नहीं करना। और ऐसा ही हुआ। वो कहती है कभी मेरे लिए गोल्ड की कोई चीज़ आ रही है, कभी मेरे लिए महंगी कोई चीज़ आ रही है, कभी मेरे लिए महंगी कोई चीज़ आ रही है, कभी ससुर लेके आ रहे हैं। शौहर मुबारक भी दीवाना हो चुका था, वो भी कुछ ना कुछ लेता आ रहा था।
3-4 महीने खुशियों भरे ऐसे गुजरे कि वक्त का पता ही ना लगा कि 4 महीने गुजर गए हैं और यूं पता लगा शहजादी मां बनने वाली है। देखते ही देखते खुशियों भरा वक्त ऐसा तेजी से गुजरा कि वो मां भी बन गई। अब वो जो दीवाना शौहर था, जो हुस्न पे मर मुटा था, जिसके चर्चे दूर दूर तक गए थे, लोग मुबारकबादें देखने आते थे कि वाकई बावल नगर की खूबसूरत हसीना कराची आई है, ऐसे हुस्न के चर्चे थे। वहीं पे शौहर भी दीवाना था, लेकिन जैसे ही बच्ची पैदा हुई शौहर थोड़ा सा उलझने लगा बीवी से। बीवी उससे कोई फरमाइश करती बच्ची के हवाले से तो वो टाल मटोल कर जाता। किसी चीज़ की कमी नहीं थी, पैसा दौलत सब कुछ था, तो फिर टाल मटोल क्यों कर रहा था। बीवी ने जब इसको सोचा, गौर किया, तो पता लगा वो एक अयाश तबीयत का लड़का था। बीवी के साथ लाडियां करते वक्त गुजारते तो उसको अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे ही एक जिम्मेदारी बच्चे की उस पर पड़ी और वो बाप बना तो शायद इसके लिए वो तैयार ना था। शौहर के तौर पे तो वो ठीक रहा था, बाप की जिम्मेदारियां वो निभा नहीं पा रहा था। बात बात पे झगड़ना शुरू हो गया, यहां तक कि अब मौका मिलता तो 1-2 दफा उसने शहजादी पे हाथ भी उठा दिया। उसने ऊपर छत से आवाज दी, शहजादी नीचे बैठी है, उसने आवाज दी, शहजादी ने सुनी नहीं तो नीचे आके उसने शहजादी को मारा। ससुर जब तक जिंदा रहा बहुत ज्यादा शहजादी का ख्याल रखा गया। जैसे ही पहली बेटी पैदा हुई ससुर इस दुनिया से एक्सीडेंट की सूरत में चल बसे। अभी एक बेटी को वो पाल पोस रही थी, उसका ख्याल ही रख रही थी कि उसको पता लगा वो फिर से मां बनने वाली है। जैसे ही उसको पता लगा मुबारक को कि फिर से बीवी मां बनने वाली है, मैं भी बाप बनने वाला हूं, उसने बीवी से कहा तुम्हें कुछ टाइम के लिए अपनी मां के घर जाना चाहिए। यूं वो अपनी बीवी को उसकी मां के घर छोड़ आया। वक्त गुजरता रहा, वो उसको फ़ोन करती कि आप मुझे कब लेने आ रहे हैं। 5 महीने हो गए हैं, 6 महीने हो गए हैं, 8 महीने हो गए हैं, और वो बहाना करता बस आता हूँ, काम का मसला तुम्हें है। अब पहले तो अब्बा जी थे, वो संभाल लेते थे, अब सारा कारोबार मुझे संभालना पड़ता है। दुकानें हैं, ज्वेलरी का कारोबार है, और तुम्हें पता भी है इसमें टाइम पे किसी को चीज़ ना दी कितना मसला होता है। यूँ बहाने मारता गया और वो इंतज़ार करती गई। महीने बढ़ते गए, इंतज़ार बढ़ता गया, मुबारक बहाने पे बहाना करता गया। यूं दूसरी बेटी भी पैदा हो गई। वक्त और गुजरा, क्योंकि अभी अब एक किस्म का ये वट्टा सट्टा था। वट्टा सट्टा जो कुछ लोगों को नहीं पता होता, यानी कि वट्टा सट्टा कहते हैं, बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान में पता है, मैं बाहर वालों के लिए एक्सप्लेन करता हूँ। वट्टा सट्टा कहते हैं कि आपने एक बेटी दे दी और उनकी बेटी का रिश्ता ले लिया, यानी उनकी बेटी हमारे घर में, हमारी बेटी उनके घर में, इसको कहते हैं वट्टा सट्टा। पाकिस्तान में पहले बहुत होता था, अब ये ख़त्म हो चुका है बहुत कम है। उन कराची वालों की भी एक बेटी इनके भाई के साथ ब्याही गई थी, और ये उन्हीं के भाई के साथ ब्याही गई थी शहजादी। एक दिन कोई अप्रैल फूल था, लोग अप्रैल फूल मनाते हैं। ये जो पहली शादी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, ये 2005 में हुई थी। एक लड़की ने कॉल की शहजादी के भाई को, मजाक कहा कि मैं आपको पसंद करती हूं, आपसे मिलने के लिए आई हूं, फलां होटल पे बैठी हुई हूं, आइए आप मेरे साथ मिलिए, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूं। इस तरह उसने फ्लर्ट किया। शरीफ सा इंसान था, उसने कहा नहीं नहीं, आप जो भी हैं मैं आपको नहीं जानता, किसी काम के सिलसिले में आपने बात करनी है तो बात कीजिए, आप क्या कह रही हैं मुझसे। इस तरह की बातें करके उसने फ़ोन बंद कर दिया, और वो उसको कहती रही फलां होटल का एड्रेस है, आप वहाँ पे आ जाइए, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। वो लड़की शायद उसको बेवकूफ़ बनाने जा रही थी, लेकिन उस शख्स ने सीधा घर जाके रात को अपनी बीवी को सारी बात बता दी कि आज मुझे ऐसे ऐसे कॉल आई थी, ऐसे ऐसे लड़की ने कहा, और उसने ये बात की, मुझसे होटल में मिलने की बात करी थी। वो अपनी हर बात, कोई भी बात बीवी से छुपाता नहीं था, उसको बता देता था। बीवी ने जब ये वाली बात सुनी तो उससे लड़ना शुरू कर दिया कि ये क्या बात हुई, तुम लड़कियों से बातें करते हो, ये करते हो, वो करते हो। उसने कहा अल्लाह की बंदी, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैंने कॉल नहीं की, मुझे इस तरह की कॉल आई है, मैंने तो उसको डांटा है और उसको चुप कराया है, ना गया हूं, मैंने तो गलती से कॉल इसलिए उठाई कि किसी कस्टमर की कॉल होगी। लड़ाई बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई, बीवी ने इतना बतंगड़ बना दिया कि वो नाराज होके अपने मैके चली गई। कहाँ? कराची।
वो भी इस बात पे खफा हो गया कि यार मैं बीवी पे ट्रस्ट करता हूँ, हर बात इसके साथ शेयर करता हूँ, उसके बावजूद ये मुझसे लड़ती है। अच्छा मजाक है यार, ठीक है जाना है जाइए। वो भी गुस्से में आ गया। यूं लड़ाई इतनी बढ़ी कि वो मैके चली गई, कराची चली गई। अब शहजादी पहले ही माँ के घर में थी और भाभी भी लड़ के उधर चली गई थी। माँ को लगा कि वट्टे सट्टे की सूरत में काम बढ़ ना जाए, तो उन लोगों ने कहलवा भेजा, ठीक है आपने हमारी बेटी को नाराज़ करके लड़ाई की सूरत में वापस कराची भेज दिया, ठीक है आप अपनी बेटी यानी कि शहजादी को अपने घर रखें, हमारी बहन भी अब यहीं रहेगी, वापस आप लोगों के पास नहीं आएगी। शहजादी की माँ ने समझदारी की, उसने कहा नहीं ये काम ख़राब हो जाएगा, मुझसे इस मामले को रोकना चाहिए। उसने फ़ोन किया, उसने कहा मैं अपनी बहू को लेने के लिए आ रही हूँ, हमें वट्टे सट्टे की लड़ाई नहीं करनी, मेरी बहू मेरे घर में रहेगी, मैं अपने बेटे की तरफ से माजरत करती हूँ, मेरा बेटा मेरी बहू को खुश रखेगा, और रहेगी मेरी बेटी शहजादी की बात तो वो यहीं पे ही रहेगी, अब परेशान ना हो। वो गई और अपनी बहू को लेके आ गई, शहजादी अपने घर में ही रही। वक्त इसी तरह चलता रहा, शहजादी का आना जाना रहा, शोहर कभी ले जाता फिर छोड़ जाता, फिर ले जाता छोड़ जाता। ये एक ऐसी लाइफ गुजर रही थी, शहजादी खुद भी तंग आ चुकी थी, और इस लड़ाई में आने जाने में 2 बेटियां और 2 बेटे भी हो गए, यानी कि 4 बच्चे हो गए। जिंदगी की समझ नहीं आई यहां तक कि क्या हुआ। शहजादी परेशान हो गई, ये किस तरह की जिंदगी है, ये क्या हुआ है। जब चौथा बेटा हो गया, जब 2 बेटियां हो गई, जब तीसरा बेटा हुआ, तो शहजादी के माँ ने सोचा कि शायद अब वो एक बेटे का बाप बनाए, सुधर जाए, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो एक अयाश तबीयत शख्स था, मुबारक। जब चौथा बेटा भी हो गया तो शहजादी ने फैसला किया कि मुझे वक्त ज़ाय नहीं करना चाहिए, मुझे इस बंदे से तलाक ले लेना चाहिए। जो बंदा मेरे साथ मजाक कर रहा है, जो बच्चों तक को नहीं पूछता, वो कैसा मेरा शौहर। और यूं लड़ाई इस हद तक बढ़ी कि उस शौहर ने खुद ही शहजादी को तलाक दे दी। डॉक्टरों के पास शहजादी ने जाके बात की और कहा मुझे मजीद बच्चे नहीं चाहिए डॉक्टर साहबा, मुझे इसको रोकना है, इस सिलसिले को। मैं अब दोबारा मां नहीं बनना चाहती, इस सिलसिले को मुस्तकिल के लिए ही बंद कर दें। यकीनन डॉक्टर ऐसा कर सकते हैं चाहें, आपको पता है सब लोगों को। सो यूं उसने ये सिलसिला भी डॉक्टर के पास जाके, यानी कि वो जो होता है बच्चेदानी निकलवा देने का, मां बनने का प्रोसेस ख़त्म करवा दिया कि वो दोबारा मां ही ना बन सके। मेरे लिए यही मेरे बच्चे काफ़ी हैं, मैं इनके साथ वक्त गुजार लूँगी। वो कुछ अर्सा घर में रही। उसके भाई को एक दफ़ा दिल का मसला हुआ। बहन ने कहा चलो भाई मैं आपके साथ चलती हूँ, बहावलपुर में एक इसका बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, वहीं पे दिखा के आते हैं। शहजादी और उसका भाई रवाना हुए बहावलपुर के लिए। शहजादी के भाई ने अपने एक दोस्त को कॉल की जो खाती पीती फैमिली से था, ज़मींदार था, बहावलपुर में रहता था, वहीं पे आया हुआ था, उसके पास गाड़ी भी थी। दोनों शहजादी और उसका भाई गाड़ी में बैठे और बहावलपुर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में बातें होती रहीं और वो जो बहावलपुर का शख्स था उसने जैसे ही पहली निगाह में शहजादी को देखा तो वो भी अपना दिल हार गया। उसने सोचा भी नहीं था कि इतनी हसीन और जमील कोई लड़की भी इस दुनिया में हो सकती है। वहां से तो वो वापस आ गए, लेकिन दिल जो था उस बहावलपुरी का वो वहीं उसके साथ नहीं रहा था। वो अपना दिल इस शहजादी को दे चुका था। अब हुआ क्या कि उसने बहाने बहाने से शहजादी के भाई को फ़ोन करना शुरू कर दिया, कहाँ पे हो, क्या हो। मोहब्बतें ऐसी बढ़ानी शुरू कर दी कि मुसलसल शहजादी के भाई से राब्ता में रहने लगा। शहजादी इस बात को समझ रही थी कि इसकी मोहब्बतें बढ़ती जा रही हैं। अक्सर वो उनके घर आ जाता चाय पीने के लिए और शहजादी उनके लिए चाय बनाती, खाना बनाती, और यूँ सिलसिला चलता रहा। उसने शहजादी से नंबर लेने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की। शहजादी ने उसको कोई भी लिफ्ट नहीं कराई। उसको मर्द-ज़ात से नफरत हो चुकी थी और वो ये समझ चुकी थी, एक माँ बन चुकी थी, शादीशुदा औरत रह चुकी थी, उन आंखों को परख चुकी थी कि वो किस नज़रों से उसको देख रहा है। वो जान गई थी कि वो उसको शदीद पसंद करने लगा है, वो भी उसी पहले लड़की की तरह उसका दीवाना हो चुका है। जब उसको अंदाज़ा हो गया शहजादी लिफ्ट कराने को तैयार नहीं है, तो उसके भाई के साथ ऐसी पींगे बढ़ाता रहा, ऐसा मोहब्बत बढ़ाता रहा, तोहफे तहाइफ, मिलना जुलना, इतनी यारी गहरी कर ली कि जब 6 महीने गुजर गए तो 6 महीने बाद उसने कहा, जब वो गाड़ी में पहली दफ़ा जा रहे थे, जो मैं बात बताना भूल गया, तो बातों बातों में जब उसने शहजादी को देखा था, उस बहावलपुरी दोस्त ने,
तो उसने कहा ये कौन है? तो उसने कहा यार ये मेरी सिस्टर है। उसने कहा ये परेशान नज़र आ रही हैं, खैर क्या हुआ है? तो वहीं पे शहज़ादी के भाई ने उसको आहिस्ता आहिस्ता दिल का बोझ हल्का करने के लिए अपनी बहन की सारी कहानी बता दी थी, किसकी शादी की थी, बड़ी धूमधाम से शादी हुई, लड़का भी प्यार करता था, लेकिन जब 4 बच्चे हो गए तो एलर्जी हो गया और ऐसे ऐसे अब ये तलाक याफ्ता होके घर में आ गई है। जब उसको पता लग गया कि ये तलाक याफ्ता है तभी उसने ये पींगे बढ़ानी शुरू की थी। यूँ 6 महीने बाद उसने शहज़ादी के भाई से कहा मुझे आपकी बहन का रिश्ता चाहिए। तो उसने कहा यार तुम तो शादीशुदा हो, तुम्हारे बीवी बच्चे हैं। उसने कहा वो मेरा इशू है, आपका मसला नहीं है, मैंने उनसे बात कर ली है, मुझे इसको सहारा इस तरह देना है, मैं नहीं चाहता दुनिया की भेड़िया नज़रें इसको देखें, मैं इसको इज़्ज़त देना चाहता हूँ। तो मेरे दोस्त हो और दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं, मैं इसको इज़्ज़त दूंगा। वो भाई था, बहन का घर देखना चाहता था कि आबाद हो, बहन खुश हो, तो वो समझ नहीं चाहा वो क्या चाह रहा है, उसके दिल में क्या है। उसने खुशी खुशी हाँ कर दी और यूं सादगी के साथ शहज़ादी का दोबारा से न सिर्फ निकाह हुआ बल्कि फौरी तौर पे रुखसती भी हुई और वो यूं माँ बाप के घर से बहावलपुर पहुंच गई। उस शख्स ने जहां पे शहज़ादी को रखा वो थी तो एक हवेली टाइप, लेकिन वो डेरा भी था और वो जंगलों के बीच में था, शहर की आबादी से बहुत दूर। शहज़ादी वहां पे पहुंची तो वो अजीब सी हैरान रह गई कि ये मुझे कहां रखा हुआ है, ना कोई इंसान ना कोई बशर, एक हवेली है, इर्द गिर्द ज़मीनें हैं, मैं तो शहर की रहने वाली लड़की हूं, मैं इस माहौल में कैसे रहूंगी? ऊपर से वो आए दिन उसको कहता तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है ना? वो कहती हाँ इसलिए मेरे सर में दर्द है, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती, और चलो मैं तुम्हें दम करा के ले आऊँ। वो कहती है क्या मजाक है, आए रोज़ तुम मेरा दम कराने लेके जा रहे हो, मुझे शहर की ज़िंदगी में रखो, मैं शहर की लड़की हूँ, तुमने मुझे कहाँ देहातों में ऐसी जगह पर ला के रख दिया है जहाँ पे वॉशरूम तक नहीं है, बाथरूम नहीं है, खेतों में जाना पड़ता है, मैं खेतों में जाने वाली लड़की नहीं हूँ, मैं इस तरह के माहौल में नहीं रह सकती। मुझे पता है तुम मेरे घर आते थे, मुझे पता है तुमने मुझसे कोशिश की थी मिलने की, बात करने की, नंबर लेने की, मैंने तुम्हें लिफ्ट नहीं कराई थी, लेकिन जब मेरे माँ बाप ने शादी के लिए हाँ कर दी, मेरे भाई ने कर दी, तो मैं तुम्हारी इज्जत बन गई। तो इज्जत को क्या ऐसे जंगल में रखोगे? तकरीबन 1 महीना वो इकट्ठे रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ जब उनको पता लगा उस भावलपुरी के जो बीवी के बहन भाई थे, यानी उसके जो साले थे, जब उनको पता लगा कि इसने दूसरी शादी की हुई है और लड़की को वहाँ पे रखा हुआ है, तो उन्होंने कहा हम ये नहीं कहेंगे कि तुम इसको तलाक दो या हमारी बहन को तलाक हो जाए या हमारी बहन तलाक लेके हमारे घर में आके बैठे, ये हमें मंजूर नहीं है, हमने इसी माशरे में रहना है। एक चीज़ हमें मंजूर है कि हम तुम्हें कत्ल कर दें, तुम्हें मार दें, तुम मर जाओगे तो वो बेवा हो जाएगी, वो हमें मंजूर है कि मर गया है, लेकिन हमारी बीवी हमारी बहन तलाक याफ्ता हो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो गई और बाकायदा फायरिंग होने लगी। तो उसने कहा तुम एक काम करो, 1 महीने बाद ही बीवी से कहा कि शहज़ादी तुम अपने माँ बाप के घर चलो, मैं तुम्हें फ़ौरन लेके आता हूँ, हालात थोड़े से बेहतर होने दो, क्योंकि तुम्हारी ज़ात को भी नुकसान हो सकता है, वो तुम्हें भी मार सकते हैं, मेरे मारने के दुआले हैं, तो जैसे ही हालात बेहतर होते हैं मैं तुमसे रब्ता करता हूँ। यूँ शहज़ादी अपने माँ बाप के घर पहुंची और जैसे ही घर पहुंची हफ्ते बाद ही एक ख़त मौसूल हुआ जिसमें तलाकनामा था और यूं उस दूसरे शौहर ने भी शहज़ादी को तलाक दे दी। शहज़ादी बैठी रो रही थी, अल्लाह से हम कलाम थी, उसको समझ नहीं आ रही थी मेरा कसूर क्या है, मेरे मालिक मैंने क्या किया। पहले शौहर ने भी टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया, दूसरे ने भी 1 महीना रख के फेंक दिया, मैंने क्या जुर्म किया। वो रोती जाती थी, सजदे में अल्लाह से बातें करती जाती थी। अभी तो इम्तिहान शुरू हुआ था, वो जानती नहीं थी आगे कितने इम्तिहान हैं जो उसने पास करने हैं। रोती रोती थक के वहीं पे सो गई और जब सुबह उठी तो भाई वहीं पे खड़ा था, बहन को ऐसा खिताब देने के लिए जो मैं यहाँ पे वो लफ्ज़ भी इस्तेमाल करूँ तो बहुत खौफनाक होगा। ऊंचे ऊंचे लहजे में बोल रहा था कि इसने ज़िंदगी को तमाशा बना के रख दिया है,
ये हमारे लिए धब्बा बन चुकी है। ये वो लड़की है, जब भी इसकी शादी करती है कोई ना कोई तमाशा करके आ जाती है। दूसरी इसकी शादी की तो ये फिर पता नहीं क्या ड्रामे करके आ गई। ये तो है ही मनहूस। और ऐसे ऐसे लकब दिए, ऐसे ऐसे अलकाब दिए, ऐसे ऐसे जुमले बोले उसके लिए जो बाजारी औरतों को भी कहा जाए तो वो गुस्से में तप जाएं। ऐसे ऐसे उस भाई ने जुमले कहे। तो बहन ने वहीं पे उठ के ऊंची आवाज में भाई से कहा, भाई किस बात पे चीख रहे हो तुम मेरे ऊपर? मैंने जुर्म क्या किया है? मेरा कोई फोन पकड़ा है? किसी के साथ मुआशका पकड़ा है? किसी के साथ चक्कर पकड़ा है? मैं किसी के साथ भाग गई हूं? कोई गलत काम किया है? या कौन सा ऐसा अमल किया है जिससे आपकी शर्म व हया नीचे झुक गई है, जिसपे आपकी पगड़ी नीचे गिर गई है, जिससे आपका सर नीचे झुक गया? कोई जुर्म तो बताएं। अगर उन्होंने मेरे साथ नहीं रहा, वो मेरे साथ पहला शौहर भी दूसरा भी उन्होंने मेरे साथ किया, मेरा क्या कसूर है? भाई का पारा था कि और गरम से गरम हो गया कि आगे भाई के आगे जबान चलाती है, बकवास करती है तू। और इतनी देर में मां भी बीच में आ गई और कहा, शहजादी भाई से माफी मांग। उसने कहा, मां किस बात की माफी मांगू? मेरा जुर्म क्या है? मैंने गलत किया क्या है? मेरा क्या पकड़ा है भाई ने जिस बात पे ये चीख चिल्ला रहा है? मैंने कौन सी इनकी इज्जत मट्टी में मिला दी है? मेरा कसूर क्या है? बताऊं तुम्हें तुम्हारा कसूर? बताऊं मैं तुम्हें? और उसके बाद भाई ने शहजादी पे हाथ उठाना शुरू कर दिया, उसको मारना शुरू कर दिया। इतना मारा कि उसके कपड़े तक फट गए। मां बीच में आई रोकने के लिए, लेकिन भाई इतना गुस्से में था कि वो रुका नहीं और मारने के सीधा बाद उस कमरे में गया जहां पे शहजादी का सूटकेस रखा हुआ था। वो उठा के ला के सामने फेंक दिया और कहा, उठाओ इस सूटकेस को और निकलो इस घर से। बेटे बहुत छोटे थे और शहजादी की बेटियां मामू के पांव पकड़ के कह रही थी, मामू मामा को घर से ना निकालें, मामू मामा को घर से ना निकालें। मामू किसी की सुनने को तैयार नहीं। जब अंदर जाके उन्होंने बैग भी फेंक दिया कि उठाओ और निकलो यहां से। शहजादी समझ चुकी थी कि भाई निकालने पे तुल गया है, अब कोई और रास्ता नहीं है कि बजाय मैं भीख मांगूं या कुछ कहूं। एक दफा ऊपर आसमां की तरफ देखा, वाह मेरे मालिक, कैसा चेहरा दिया है तूने, कैसा हसीन और जमील चेहरा दिया है जो मेरे लिए ही वबाले जान बन गया है, मेरे बच्चों के लिए वबाले जान बन गया है। जिसके जिस्म के कपड़े फट चुके थे, एक चादर जिस्म पे थी, उसी चादर को जिस्म पे लपेटा, रोती आंखों के साथ अपना सूटकेस उठाया, घर से बाहर निकल गई। वो नहीं जानती थी उसने कहां जाना है, उसका रुख किस तरफ है। थोड़े से पैसे उसके अकाउंट में थे, मां ने जमीन बेची थी, उसमें से उसको भी कुछ पैसे दिए थे। बहावल नगर से उसने टिकट कटवाई, अपनी बहन के घर फैसलाबाद पहुंच गई। बहन वेलकम तो बहुत जोशो खरोश से उसने किया, लेकिन बहन को पहले कुछ कहानी का पता था और अब जब कहानी ये पता लगी इस तरह भाई ने घर से निकाल दिया है और इस तरह किया है, तो उसका जोश, उसकी मोहब्बत, वो सब कुछ ढीला सा पड़ गया। तकरीबन 10 से 12 दिन वो अपने बहन के घर में रही। एक सुबह वो सो के उठी तो पता लगा जिस बेड पे वो लेटी है उसके साथ एक शख्स आके बैठा है। उसने आंख खोली तो एक ऐसा शख्स बैठा हुआ था, शक्ल से ही लगता था ये कोई नशई टाइप है, मतलब प्योर नशई तो नहीं, लेकिन ऐसे लगता था कि ये कोई अयाश तबीयत, नशई तबीयत का शख्स है। वो एकदम से उठ के डर के बैठ गई और कहा, कौन हो तुम और यहाँ पे क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं तुम्हारा होने वाला शौहर हूं। उसने कहा, ये क्या बकवास है? उसने कहा, मैं तुमसे शादी करने लगा हूं, तुम्हें शायद इस बात का नहीं पता। तो वो हैरान हो गई। तो इतनी देर में उसकी बहन का जो शौहर था वो अंदर दाखिल हुआ और कहा, शहजादी मुबारक हो, इन्होंने तुम्हारे रिश्ते के लिए हाँ कर दी है और देखो कितना ज़बरदस्त हैं, बिजनेसमैन हैं, काम करते हैं, अपना कारोबार है, सब कुछ है, मैंने इनसे तुम्हारे रिश्ते के लिए बात कर दिया और तुमसे ये शादी करने को तैयार हैं। शहजादी ने घूर के अपने उस जीजा जी को देखा और कहा, आपने मुझसे पूछा? आपने मुझसे शादी की कोई बात की और आपने खुद से मेरी शादी तय भी कर दी और यहां आके बैठ भी गया और मुझे पता ही नहीं है? मुझे आपके घर में आए हुए कितने दिन हुए हैं जो मेरी शादी तक आपने तय कर दी? मुझे शादी ही करनी होती तो मैं आपको आके खुद ना कह देती।
इतनी दूर बहावा लंगर से मैं शादी करने के लिए आपके घर आई थी। कुछ दिन सर छुपाने के लिए एक छत चाहिए थी, आपने वो भी छत नहीं दी। और तुम यहां बैठे क्या कर रहे हो, निकलो इस कमरे से। उसने कहा ऐसे कैसे निकलूं, 1 लाख रुपए लिया है पूरा मुझसे, ऐसे मैं नहीं जा सकता, मेरा 1 लाख रुपए वापस करो नहीं तो मैं शादी करूंगा। तब शहजादी को अंदाजा हुआ जीजा जी ने 1 लाख में सौदा कर दिया शादी के बहाने उसका। फिर से ऊपर आसमां की तरफ देखा और कहा वाह रे किस्मत, अभी किस्मत ने कहां कहां क्या कराना है, कितने धक्के लिखे हैं नहीं पता। बहन से कहा मैं तेरे ऊपर बोझ नहीं बनूंगी, एक फेवर दे दे। ये फैसलाबाद है, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं, यहाँ पे काम मिल जाता है, मैं काम ढूंढने के लिए जा रही हूँ, तू सिर्फ एक फेवर दे दे, मेरे बच्चों को कुछ दिन संभाल ले। जब मैं काम पे जाऊँगी बच्चों को साथ लेके नहीं जा सकती, मेरे बच्चे तेरे पास रहेंगे, तो इतना ही मेरे ऊपर मेहरबानी कर दे। तेरी इतनी भी मेहरबानी है, 10-12 दिन तूने मुझे यहाँ पे रखा है। बहन ने कहा मैं शर्मिंदा हूँ अपने शौहर के रवैये से। उसने कहा छोड़ इस बात को, इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात, मेरी किस्मत ही ऐसी है, मेरे बच्चों को संभाल, मैं बंदोबस्त करती हूँ। सामान उठाया, सबसे पहले जाके एक तलाश शुरू की एक किराए के घर की। जेब में कुछ पैसे खास थे नहीं, जो कुछ कुल बचत थी, कुल सरमाया था, एक घर ले लिया और उन पैसों से किराए का घर लेने के बाद जो बचे थे, 2 सिर्फ चारपाइयाँ खरीदी उस घर में बिछाने के लिए, और कोई भी सामान नहीं था, पीने के लिए एक पानी का गिलास तक नहीं खरीद पाई। 2 सिर्फ चारपाइयाँ खरीदी अपने लिए और बच्चों के लिए, एक छत पे लगाने के लिए एक पंखा तक नहीं था। जब वो अपने बच्चों को बहन के घर से लेके आई तो 4 दिन वो और उसके बच्चे रात को, क्योंकि वो दिन को जाती थी नौकरी की तलाश में, रात को अपने बच्चों को लेके घर आ जाती थी। जब उसने अपनी बहन से कहा मैंने घर तो किराए का ले लिया है, लेकिन मैंने अभी नौकरी की तलाश के लिए निकलना है, जब मुझे नौकरी मिल जाएगी तो उसके बाद मैं अपने बच्चों को भी ले जाऊंगी, या तो मेरे बच्चों को अपने पास रख सकती हो। उसने कहा एक शर्त है, अगर तुम मुझे 3,000 रुपया हर महीने दो तो मैं तुम्हारे बच्चों की रखवाली कर सकती हूँ, तुम्हारे बच्चों की परवरिश कर सकती हूँ, 3,000 की शर्त पे। उसने कहा मुझे कबूल है, मैं जैसे ही काम शुरू कर दूंगी मैं हर महीने तुम्हें 3,000 रुपये दिया करूंगी, लेकिन मेरे बच्चों का ख्याल रखना। बहन का घर निकलने के फौरन बाद उसने किराए का जो घर लिया, उसमें जिसमें 2 चारपाइयाँ ली, तो पहले दिन वो सारा दिन इधर उधर भटकती रही, फिरती रही, फैक्ट्रियों में गई, कहीं से भी नौकरी नहीं मिली। रात को बहन के घर आई, बच्चों को लिया और उन्हीं चारपाइयों पे माँ और बच्चे शदीद गर्मी में, जून जुलाई का महीना था, शदीद गर्मी थी और ऊपर पंखा तक नहीं चल रहा था, वो उस गर्मी में सोते रहे। माँ थी जो रात सारी ये सोच के नहीं सो सकी कि इतनी शदीद गर्मी में मेरे बच्चे कैसे सोएंगे। एक आस उम्मीद थी जैसे ही सुबह होगी मैं अपने बच्चों को कम से कम बहन के घर छोड़ूंगी, वहाँ पे पंखा तो है, कम से कम दिन को तो ये सुकून से वहाँ पे रह लेंगे पंखे के नीचे। मेरी खैर है, मैं फिर से नौकरी की तलाश में चली जाऊंगी। वो 4 दिन नौकरी की तलाश में रही, उसको नौकरी नहीं मिली। बहन ने बच्चे तो रख लिए थे, वो कहती है मैं उसकी इतनी भी मेहरबानी, लेकिन वो बच्चों को भूखा रखती थी, कुछ खाने को नहीं देती थी। जब माँ आती थी तो बच्चे भूखे होते थे, माँ के अपने पास खाने को कुछ नहीं था तो बच्चों को कहाँ से खिलाती। ये 5वां दिन था, मोहल्ले की 2 लड़कियां उसके पास आई और कहा हम आपके साथ ही गली में रहती हैं, हमने आपको देखा है, आपकी आंखें लाल हो चुकी हैं, लगता है ऐसे जैसे आप शदीद रो रही हैं, किसी परेशानी में हैं, बताइए क्या मसला है। उसने कहा मैं किसी फैक्ट्री में मुलाजमत करना चाह रही हूँ, मुझे नौकरी की तलाश है, काम की तलाश है, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है। उन्होंने कहा हाँ, उसके लिए सिर्फ तुम्हें एक काम करना होगा, अपनी तस्वीरें उतरवानी होगी, अपनी तस्वीरें उतरवा के दे दो, हम जाके फैक्ट्री में दिखाती हैं, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, काम फैक्ट्री में मिल जाएगा। यूं उन्होंने शहजादी की 5-6 तस्वीरें उतारी और एक फैक्ट्री के मालिक फैक्ट्री में जाके तस्वीरें दिखाई। फैक्ट्री में अब एक नए इसमें किरदार इन हो रहा है जिनका असली नाम भी चौधरी है और चौधरी के आगे कुछ
नाम लगता है, तो इसलिए उनको मुख्तसर में यहाँ पे चौधरी के नाम से ही मुखातिब करूँगा। जब उन्होंने जाके चौधरी साहब को तस्वीरें दिखाई तो चौधरी साहब तस्वीरें देखते ही फिदा हो गए। उन्होंने ठान ली इस लड़की को मैं नौकरी तो दूंगा, लेकिन ऐसे नहीं, पहले मैं अपनी हवस पूरी करूंगा, उसके बाद इसको नौकरी दूंगा। ठीक है, उन लड़कियों से कहा मिलवाओ मुझे इससे, मैं इसको नौकरी देता हूँ, मुझे इसके पास ले चलो। वो ऐसा फिदा हुआ कि बेचैन होके उन लड़कियों के साथ रवाना हो पड़ा। शहजादी नहीं जानती थी, अपने घर में मौजूद थी, लड़कियां आई और उन्होंने आके कहा हमने आपकी नौकरी की बात कर ली है, वहाँ पे चौधरी साहब हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आने ही वाले होंगे, तो आप तैयार हैं आप उनसे मिलने के लिए? उन्होंने कहा हाँ मैं उनसे मिल लेती हूँ, लेकिन मैं यहाँ अपने घर में नहीं किसी और जगह पे मिल लेती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है आप हमारे घर में मिल लें। उन्होंने कहा ठीक है मैं आपके घर में मिल लेती हूँ, ठीक है मैं अपने बच्चों को बहन के घर छोड़ आती हूँ, फिर मैं चौधरी साहब से भी मिल लेती हूँ। शहजादी ने अपने बच्चे उठाए और उठा के बहन के घर में छोड़े, लेकिन जैसे ही घर से बाहर निकली तो मोटर बाइक के ऊपर एक शख्स खड़ा था, काला स्याह उसका रंग था, दाढ़ी थी, बाइक पे इस अंदाज में मोबाइल को पकड़ा हुआ था जैसे मोबाइल के अंदर लगा हुआ हो, लेकिन वो ऐसे उसको शक सा पड़ा कहीं यही वो चौधरी तो नहीं है जो मिलना चाह रहा है, जो मेरे घर के बाहर खड़ा है। लेकिन शहजादी ने इग्नोर किया और चली गई, और जब वापस आई उन्हीं लड़कियों के घर पहुंची तो अंदर वही शख्स चारपाई पे बैठा था जो बाहर बाइक पे खड़ा था। तारुफ कराया गया यही चौधरी साहब हैं। शहजादी चौधरी साहब के सामने जाके बैठ गई और कहा चौधरी साहब मुझे नौकरी चाहिए। उन्होंने कहा पहले कहीं नौकरी की है? कुछ देर वो चौधरी की आंखों में देखती रही, कहा नौकरी? किस्मत ऐसे मोड़ पे ले आई है कि अब तो कुछ भी नौकरी मिल जाए मैं तैयार हूं। कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था मुलाजमत या नौकरी क्या चीज होती है। नहीं चौधरी साहब कहीं पे कोई नौकरी नहीं की। फिर से वो शख्स बोला कहीं कोई काम तो किया होगा, कोई तजर्बा तो होगा। तजर्बा? बस ये लफ्ज उसके मुंह से निकला, तजर्बा, और आंसुओं की लड़ियां थी जो उसकी आंखों से बहना शुरू हो गई। एक बोझ सा था, शायद निकालना चाहती थी, बड़े अरसे से रोई नहीं थी। वो बोझ ऐसा निकला कि बोलती गई, रोती गई और बोलती गई कि क्या कहूं, कौन सा तजर्बा, कौन सी नौकरी, मुझे तो खुद नहीं पता। मेरे लिए जो सबसे ज्यादा मुश्किल मर्रा है, मेरे लिए जो सबसे ज्यादा वबाले जान है, यही चेहरा है जो मुझे ले बैठा है। कभी कोई फिदा इस तरह हुआ कि 20 तोले सोना, सामान, कपड़े, जूते, महंगे से महंगा, रोज नया तोहफा, वो ऐसा दीवाना हुआ। कभी क्या हुआ क्या हुआ, पूरी कहानी रोते हुए सुना दी और कहा यह तजर्बा है जिंदगी ने जो तल्ख तजर्बा दिया, इसके अलावा तो कोई तजर्बा नहीं किया। जीजा भी बेचने लगा था। उसने कहा माई मुझे एक बात बता, सॉरी एक फिक्रा मैं भूल गया, बड़ा अहम फिक्रा। जब वो पूछ रहा था कि तुमने कहीं काम किया, उसने कहा मैंने काम नहीं किया। उसने कहा माई मुझे एक, ये लफ्ज उसने बोला चौधरी ने, माई ये तू किस तरह बोल रही है, तूने शराब पी रखी है, ये कोई नशा कर रखा है तूने? ये जुमला था जब उसने कहा ना तूने शराब पी रखी है, नशा कर रखा है, तो उसके बाद वो रोई थी और टूटी थी और कहा था नहीं चौधरी साहब, मैंने और मेरे बच्चों ने सिर्फ पानी पिया है। मैं अपने बच्चों को फीडरों में दूध की वजह से 4 दिन से पानी पिला के दे रही हूं, दूध के पैसे नहीं है। मैंने 4 दिन से कुछ नहीं खाया, आज 5वां दिन है, मैं खाली पेट हूं, मैं जिंदा कैसे हूं अल्लाह बेहतर जानता है। 4-5 दिन से वो कहीं थोड़ा सा मेरे बच्चों को दे देती है, मेरे अंदर सिर्फ पानी के अलावा कोई लुकमा नहीं गया। मैं जिंदा कैसे हूं, मैं भूल के कैसे रही हूं, मुझे नहीं पता। और उसके बाद वो फिर रोती गई और अपनी जिंदगी की कहानी सुना डाली। चौधरी ने जब सारी कहानी सुनी तो वो एक फैक्ट्री में काम करता था, कई सैकड़ों मुलाजमीन उसके नीचे थे, हर किसी को पहचानता था। वो एक ही निगाह में पहचान गया कि जो इसने सुनाया, जो इसने कहा, ये सब सच कह रही है, ये किसी ख़ानदानी घर से ताल्लुक़ रखती है। हालात ने उसको यहाँ पे पहुँचा दिया। तो उसने कहा मैं जो समझ आया हूँ, मुझे जितनी समझ लगी है, तुम नौकरी नहीं कर सकती, लेकिन मैंने तुम्हारा एक और बंदोबस्त सोच लिया है, मैं तुम्हारे लिए बेहतर कोई फैसला करता हूं। ये कहा और कहा मैं दोबारा तुम्हारे पास आऊंगा। चला गया चौधरी। अपने घर तो लौट आई
और रोई और खुदा से गिड़गिड़ाई कि मैं क्या करूं, मैं कहां फंस गया हूं, मेरे मालिक, मैं मुझे कुछ ही रास्ता दिखा। बहुत ज़्यादा रब से हम कलाम हुई। अगले दिन एक खातून उसके घर में आई, बहुत ही मॉडर्न खातून थी, महंगा सा चश्मा लगाया हुआ था, हाथों में सोने की चूड़ियाँ मोटी मोटी पहनी हुई थी। उसके कपड़ों से, उसके आने से लगता था किसी अमीर घर की औरत है। और जब वो अंदर दाखिल हुई तो कहा, तुम शहज़ादी हो ना? उसने कहा, हाँ जी मैं शहज़ादी हूँ, आप कौन हैं? उसने कहा, जी मैं चौधरी साहब की बहन हूँ। तो उसने फिर से एक दफ़ा सर से पाँव तक नीचे देखा कि चौधरी तो काला स्याह है और ये सफ़ेद रंग इसका, और हसीन और जमील औरत। लेकिन गौर करने पे एहसास हुआ, हाँ आंखें उसकी तरह ज़रूर हैं, भाई की तरह। उसने कहा, जी आइए बैठिए। उसने कहा, मैं तुमसे कोई बात करने आई हूँ। मैंने कहा, जी जी। उसने बिठाया और कहा, क्योंकि पहले दिन चौधरी जाते हुए उसको खाना शाना दे कर गया था, अब वो कुछ हिम्मत में आ गई थी, हौसले में आ गई थी, उसके पास खाना वगैरह खा चुकी थी। उसने कहा, कल चौधरी तुम्हें जो कह के गया था वो फिर मेरे पास आया और उसने मुझे कहा है कि मैं चौधरी का रिश्ता लेके तुम्हारे पास जाऊं। मेरा भाई तुमसे शादी करना चाहता है। मैं तुम्हारे पास अपने भाई का रिश्ता चौधरी का लेके आई हूं। तुम्हें 2 दिन का टाइम देती हूं, तुम सोच लो, जो भी तुम्हारा फैसला होगा हमें कबूल होगा। वो कुछ देर बैठी और चली गई। उसी शाम को चौधरी उनके घर में आया। पहली दफ़ा आज वो उसके घर में आया, क्योंकि उससे पहले वो उस लड़कियां जिन्होंने जॉब दिलवाने कही थी उनके घर में मीटिंग हुई थी। आज वो एक पंखा लेके आया था, ज़मीन पे रखने वाला पेडिस्टल फैन। वो पंखा लाया और आके उसने पंखा उसके घर में रखा और उसका स्विच लगाया, चला के कोई बात किए बगैर चला गया, जैसे खाना भी देकर गया और पंखा भी उनके घर में लगा के चला गया था। वो जान चुका था कि उसके घर में पंखा तक नहीं है। सलाम किया, पंखा रखा, खाना रखा, चला गया। बच्चों को खाना खिलाया, खुद भी खाना खाया। सोचती रही, 2 दिन का टाइम था, क्या जवाब दूं। उसको ये समझ आ गई थी, चौधरी ने भी कह दिया था कि वहां पे, और चौधरी की बहन भी कह गई थी उसको कि जिस फैक्ट्री में तुम काम करने की बात कर रही हो वहां पे तुम काम तो कर लेगी, लेकिन वहां पे तुमने सही कहा, ये चेहरा तुम्हारे लिए वबाले जान बन जाएगा। यही चेहरा तुम्हें भेड़िए की तरह हर मर्द देखेगा, हर मर्द तुम्हारे ऊपर फिक्रा कसेगा, हर मर्द तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेगा। उस फैक्ट्री में काम करने वाला चाहे लड़का हो, बूढ़ा हो, जवान हो, वो तुम्हें जब देखेगा कि ये भी हमारी तरह मुलाजमत ही कर रही है तो तुम और परेशान हो जाओगी। हर मर्द तुम्हें भेड़िए की निगाह से देखेगा, तुम्हारे जिस्म को नोचने की कोशिश करेगा। बेहतर यही है, तुम जिस घर में हो तुम उन नज़रों को बर्दाश्त नहीं कर सकोगी, तुम उन नज़रों की ताब नहीं ला सकोगी, उन भेड़ियों से कब तक बचोगी। बेहतर है कि इज्जत की ज़िंदगी गुजारो। अगर तुम्हें चौधरी निकाह करके बीवी बनाना चाह रहा है तो ये ज़िंदगी इज्जत की ज़िंदगी होगी। 2 दिन वो अपने रब के सब हम कलाम होती रही, रोती रही, सोचती रही, और 2 दिन बाद उसने लड़कियों को बुलाया और कहा, मेरा पैगाम चौधरी साहब को जाके दे दें, 5 मरले का घर, 5 तोले सोना, 5 लाख रुपया हक महर मुझे दे दें तो मैं उनके साथ निकाह करने को तैयार हूँ। क्योंकि वो सोच रही थी, ये घर, ये सोना, ये हक महर, ये मेरे बच्चों के काम आएगा। वो अपने लिए नहीं, अब वो अपने बच्चों के लिए जीना चाहती थी। चौधरी तक पैगाम पहुंचा तो अगले दिन उसकी बहन शहजादी से मिलने के लिए दोबारा से आ गई। उसने कहा, खुशी हुई तुम्हारी बात को सुन के, तुमने हाँ कर दी, लेकिन तुमने जो कहा है ना 5 मरले घर, 5 तोले सोना, 5 लाख हक महर, ये ना मांगो। इससे बेहतर है, मैं तुम्हें मशवरा देती हूं, चौधरी पहले से शादीशुदा है, उसकी बीवी भी हैं, बच्चे भी हैं, तुम उससे कुरान पे हाथ रखवाओ और उससे जिंदगी भर का साथ मांगो, वो तुम्हें दे देगा ये दौलत। लेकिन इससे बेहतर मैं तुम्हें, एक औरत हो के एक औरत को मशवरा दे रही हूं, तुम जितना दुखों की मारी हो, जितना तुम्हारे साथ बुरा हो चुका है, मैं तुम्हें दिल से मशवरा दे रही हूं, चीजें छोड़ो, उससे कुरान पे हाथ रखवा के ये सेफ्टी लो, ये श्योरिटी मांगो कि चौधरी साहब आप मुझे जिंदगी भर छोड़ेंगे नहीं, मुझे अपनी इज्जत बना के रखेंगे। और उसको लगा कि एक औरत उसको सही मशवरा दे रही है, बेहतर यही है। उसने कहा, ठीक है।
अगले दिन निकाह की तैयारी हुई। 30-35 लोग सिवाय चौधरी साहब की बीवी बच्चों के, तकरीबन रिश्तेदार, जुलने वाले सब उस निकाह पे शामिल हुए जो शहजादी और चौधरी साहब का होने जा रहा था। मौलवी साहब निकाह पढ़ाना शुरू कीजिए। शहजादी ने हाथ के इशारे से कहा रुकिए। चौधरी साहब, मैं एक शर्त पे आपसे निकाह करूंगी। उसने कुरान मजीद उठाया और सामने टेबल पर रख दिया। कहा रखिए इस पे हाथ और खाइए इसकी कसम, मुझे आप सारी जिंदगी छोड़ेंगे नहीं, मुझे अपनी इज्जत और आबरू बना के रखेंगे, मुझे भी आप उसी तरह इज्जत देंगे जिस तरह आपने पहली बीवी को इज्जत दी है। ऐसा ना हो कि मैं आपसे निकाह कर लूं तो मैं आपकी एक ऐसी बीवी बन के रह जाऊं जिसके पास कभी कभी आप आ जाएं, हाँ कोई बीवी है, मैं भी वही इज्जत और एहतराम इस कुरान पे हाथ रख के लेना चाहती हूं जो आपने अपनी पहली बीवी को दिया है। बस ये अहद कीजिए इस कुरान पे आप मुझे छोड़ेंगे नहीं, आप मुझे जलील नहीं करेंगे, मुझे अपनी इज्जत और आबरू बनाएंगे। तो चौधरी साहब ने घूम के अपनी बहन की तरफ देखा सवालिया निगाहों से, जैसे पूछना चाह रहे हो ये क्या कह रही है, ये तुमने उससे क्या बात की है। तो वहीं पर बहन बोली, हाँ चौधरी ये ठीक कह रही है, इसने तुमसे 5 मरले का घर, 5 तोले सोना, 5 लाख हक महर मांगा था और मुझे पता है तुम कभी भी इसको वापस दे देते और इसको तलाक दे देते। तुम्हारे लिए ये चीज़ें देना कोई मुश्किल नहीं, लेकिन एक औरत इज्जत और आबरू अगर मांगे तो उसको देनी चाहिए। अगर वो ऐसा हक मांग रही है कि उसको इज्जत और आबरू मिले तो इसमें हर्जी क्या है, दे दो। चंद सेकंड चौधरी ने सोचा और उसके बाद कुरान पे उसने हाथ रख दिया। हाँ इसकी कसम खाता हूं मैं तुम्हें इज्जत दूंगा। तो वहीं पे दूसरा हाथ शहजादी ने भी उसके ऊपर रखा और कहा चौधरी साहब तो मैं भी आज आपको इसकी कसम देती हूं, मैं सिर्फ आपकी ही इज्जत रहूंगी और आपकी इज्जत की लाज रखूंगी, जितना हो सका बीवी के हकूक पूरे करूंगी। यूं शादी हो गई। चौधरी साहब को भी इस बात का पता था वो मां अब दोबारा नहीं बन सकती, उसने मां बनने का सिलसिला खत्म कर दिया था। जैसे ही निकाह हुआ चौधरी ने कहा अभी कुछ दिन आप इसी घर में रहो, मैं आपके लिए घर का बंदोबस्त करता हूँ। खाना पीना ये वो जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें थी चौधरी साहब ने प्रोवाइड कर दी। लेकिन ऐसा रहमत हुई रब की चौधरी के ऊपर, जैसे ही शहजादी से निकाह हुआ चौधरी साहब की किस्मत ही खुल उठी। ज़मीन थी जो बिकने का नाम नहीं ले रही थी, काफ़ी उसके लिए परेशान थे। वो ज़मीन एक ऐसी पुल उस पर बनने जा रहा था। जैसे ही निकाह हुआ ये सब कुछ उसी वक्त हुआ कि उस पर हुकूमत ने पुल बनाने की ठान ली और वो लाखों की जो ज़मीन बेचना चाह रहे थे अब वो करोड़ों में बिक रही थी पुल की वजह से। और ऊपर नीचे ऐसे वाकयात हुए जो चौधरी साहब लाखों में खेल रहे थे वो करोड़ों में खेलना शुरू हो गए। नए घर ले लिए, नए कोठी ले ली शहजादी के लिए, गाड़ियां ले ली, बंगले ले लिए, बैंक बैलेंस आ गया और 1.5 मुरब्बा ज़मीन भी ले ली। उन्हें शहजादी को बिठा के कहा शहजादी तुमसे निकाह क्या हुआ, मेरी किस्मत ही खुल गई। ये जो कुछ भी आया है ये तुम्हारी किस्मत की वजह से आया है। देखो मैं आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया हूँ, ये तुम ही अपने साथ लाई हो। जो ज़मीन बिकने का नाम ही नहीं ले रही थी वो करोड़ों में ऐसी बिकी है कि आज मेरे पास बैंक बैलेंस भी है, गाड़ियाँ भी हैं, नौकर चाकर भी हैं और 1.5 मुरब्बा ज़मीन भी ले ली है। चौधरी ने जिस घर में शहजादी को चाबी पकड़ाई और शहजादी ने जाके वो घर खोला तो वो एक कोठी टाइप घर था, बहुत ही खूबसूरत, जो चौधरी साहब ने शहजादी के लिए लिया था। ये एक नया बना हुआ घर था। गाड़ियां खड़ी करने के लिए बाहर गैराज था, उसके आगे गेट था। पहले मेन गेट था, गैराज था, फिर गेट था, दरवाज़ा था, हॉल नुमा कमरा था और उसके आगे बेडरूम थे। चौधरी साहब ने शहजादी का भरपूर ख्याल रखा, हर ज़रूरत उसकी पूरी की और शहजादी अब खुदा का शुक्र अदा कर रही थी कि ज़िंदगी अब किसी मोड़ पे आके ठहर गई है, थम सी गई है, ज़िंदगी में सुकून सा आ गया है, इम्तिहान ख़त्म हो गए। लेकिन वो नहीं जानती थी अभी तो इम्तिहान शुरू ही नहीं हुए थे। ये जो कुछ हुआ था ये तो कुछ भी नहीं था। उस घर में रहते हुए 1 महीना हो गया था। ये रात के तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था। शहजादी जाग रही थी। 7 वाली चारपाई पे चौधरी साहब सो रहे थे। बिजली बहुत ज़्यादा जाती थी, लोड शेडिंग होती थी, एसी वगैरह लगे हुए थे अंदर। बेडरूम में कारपेट बेड शेड लगा हुआ था, एसी भी लगा हुआ था, लेकिन बिजली बहुत ज़्यादा आती जाती थी, इसलिए वो बाहर हॉल में सोते थे।
एकदम से वो सोच रही थी अपनी ज़िंदगी की किस्मत को, अपनी ज़िंदगी के गुजरे बीते लम्हों को, दिनों को याद कर रही थी कि वहीं पे अचानक उसकी निगाह पड़ी सामने दीवार की तरफ। तो उसने जैसे ही दीवार की तरफ देखा तो आंखें झपकाना शुरू कर दी कि मैं नींद में हूँ, मेरा वहम है या वाकई सचमुच में कुछ सामने है। तो उसने 3-4 दफ़ा अपनी आंखें झपकाई और जब सामने देखा तो उसको लगा वो नींद में नहीं है, सचमुच में 4 लाशें कफन पहने हुए दीवार के साथ खड़ी हुई हैं। या अल्लाह, ये क्या माजरा है। 4 लाशें थीं जिन्होंने सफ़ेद नए कफन पहने हुए थे और जिस तरह ऊपर से सर उनको बांधा जाता है उस तरह बांधा हुआ था और सीधी खड़ी हुई थी और वो हल्की हल्की हिल रही थी। दरवाज़ा अंदर से बंद था, दीवारें इतनी ऊंची थी कि कोई भी अंदर नहीं आ सकता था और दरवाज़ा जिस वक्त बंद किया गया था उसकी आंखों के सामने बंद किया गया था। तो फिर ये 4 लाशें अंदर कैसे आई थीं। उसने कहा मैं चौधरी साहब को जगाऊं। जैसे ही उसने हिलने की कोशिश की तो उसको पता लगा नहीं, वो सिर्फ 4 लाशें सामने मौजूद नहीं हैं जो हिल रही हैं, बल्कि उसका वजूद एक जगह पे जकड़ दिया गया है। वो हिलने की कोशिश कर रही थी, हिल नहीं पा रही थी। वो बोलने की कोशिश कर रही थी, बोल तक नहीं पा रही थी। उसका जिस्म जकड़ा हुआ था। वो जोर लगा रही थी, ना बोल पा रही थी, ना हिल पा रही थी। लाशें उसके सामने मौजूद रहीं और वो कहती हैं कि तकरीबन 30 से 40 सेकंड में इसको देखती रही। पता नहीं कैसे मुझे ऐसे जोर लगा और मैंने अपना हाथ जोर से चौधरी साहब के सीने पे मारा, इतनी जोर से मारा कि एकदम से वो नींद से जाग गए और उनको एहसास हो गया कुछ हुआ है। मुझे देखते ही कहा शहजादी क्या हुआ है। चौधरी साहब वो देखिए सामने। जब चौधरी साहब ने देखा और शहजादी ने भी उसी लम्हे देखा तो सामने कोई भी नहीं था। वहां तो कोई नहीं है। उसने कहा नहीं, यहाँ पे 4 लाशें कफन में लिपटी हुई सामने खड़ी थी और हिल रही थी। उसी वक्त चौधरी साहब ने कुरान मजीद की आयतुल कुर्सी उन पे पढ़ी, चारों कुल पढ़े, उन पे दम किया और कहा सो जाओ, अब कुछ नहीं होगा। जब आयतुल कुर्सी चारों कुल उस पे दम किए गए और उसके बाद कुछ देर के बाद उसको नींद आ गई। शहजादी कहती है मेरी शुरू से आदत थी, मैं खुद भी आयतुल कुर्सी चारों कुल पढ़ती रहती थी। जब भी मेरे साथ मसला होता था मैं तिलावत करती रहती, मैं पढ़ती रहती थी। ये मेरी आदत बन चुकी थी। नमाज बाकायदगी से मैं पढ़ती थी, हर वक्त बावजू रहती थी और पढ़ती तो मुसलसल रहती थी। वो रात सुकून से गुजर गई। अगली रात सेम उसी वक्त जब वो सोते थे वो भी अपने बिस्तर पे आके लेट गई, सो गई। ये रात का कौन सा पहर था जब उसकी आंख खुली, और आंख किस वजह से खुली। हर तरफ खामोशी थी, घुप अंधेरा छाया हुआ था। सब सो रहे थे, बच्चे भी सो रहे थे, चौधरी साहब भी सो रहे थे। लेकिन उसकी आंख खुली सी तो उस हाथ के लम्स से खुली थी जो बड़े प्यार से खुरदरा सा हाथ उसके माथे पे कोई ऐसा ऐसे हाथ फेर रहा था। जब उसने आंख खोली तो 1 सेकंड के अंदर जो उसने हुलिया और नक्शा देखा तो उसको अंदाजा हुआ कि वो किसी की गोद में लेटी है। किसी ने उसके सर को उठा के अपने गोद में रखा हुआ है। बाल उसके बिखरे हुए हैं, काला स्याह उसका रंग है, काले उसने कपड़े पहने हुए और बहुत ही खौफनाक, बहुत ही भयानक किस्म की कोई औरत है, तकरीबन कोई 80-90 साल की, बहुत ही खौफनाक। उसकी आंखें अजीबो गरीब सी, उसका चेहरा अजीबो गरीब सा, और पूरे चेहरे पे भी उसके बाल ही बाल हैं। उसके हाथ के ऊपर वाले साइड पे भी बाल ही बाल है, नीचे खुरदरा सा हाथ उसके चेहरे पे मार रही है। और जैसे उसने आंखें खोली और 1 सेकंड के लिए उस बूढ़ी को देखा तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। एक खौफ की लहर उसके पूरे जिस्म के अंदर दौड़ गई कि मैं नींद में हूं या वाकई सचमुच में हूं। तो उसने जब आंखें बंद की तो उसको एहसास हुआ वो नींद में नहीं है, वो जाग रही है। उसने फिर से एक दफ़ा आंखें खोली है देखने के लिए इर्द गिर्द क्या मंजर है। तो वही मंजर था जो वो सोई थी, देख के सोई थी। बच्चे अपनी जगह पे सो रहे थे, चौधरी साहब अपनी जगह पे सो रहे थे। वो वाकई किसी की गोद में थी, किसी भयानक खौफनाक बुढ़िया या किसी चुड़ैल की गोद में। और इस दफ़ा जब उसने बच्चों को और चौधरी को देखने के लिए आंखें खोली तो उस बुढ़िया ने उसकी थोड़ी पे ऐसे हाथ रखा और उसका चेहरा अपनी तरफ करने की कोशिश की, जैसे वो उसको कह रही हो मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो।
वो समझ गई थी, वो जो उसके माथे पे ऐसे प्यार से हाथ फिर रही है, जिसका हाथ नीचे से खुरद रहा है, वो उसको अपनी तरफ बुला रही है, मेरी तरफ देखो। हाथ जिस तरह कोई प्यार से आपके बालों में हाथ फेरे, माथे पे हाथ फेरे, तो उसके बाद आपकी गर्दन को पकड़ के नीचे से इस तरह खींचते हैं अपनी तरफ, तो आप समझ जाते हैं कि वो मुझे अपनी तरफ बुला रहा है, तो आप उसकी तरफ देखते हैं, वो इस तरफ बुला रही थी। वो समझ गई कि कुछ ना कुछ खौफनाक जो बुढ़िया मुझे गोद में लेके बैठी है, जो मुझे अपनी तरफ बुला रही है, कुछ तो तिलस्म है, कुछ तो जादू है, कुछ तो सहर है इसकी आंखों में, इसके चेहरे पे जो मैंने देखा, तो मुझे कुछ हो ना जाए। वो कहती है मैं इस कैफियत में मैंने हिलने की कोशिश की, तो अब मुझे एहसास हुआ कि पहले तो मैंने बच्चे और चौधरी साहब को देख लिया था, लेकिन अब मैं हिल नहीं पा रही हूँ। इसी लम्हे मेरा जिस्म अकड़ा गया है, आंखें मेरी खुल चुकी हैं, लेकिन मैं आंखें घुमा नहीं पा रही हूँ। अब मुझे फिर से अल्लाह याद आना शुरू हो गया, लेकिन मेरी ज़ुबान से कुछ भी अदा नहीं हो पा रहा। वो बुढ़िया अभी तक मेरी थोड़ी को उठा के मुझे अपनी तरफ खींच रही है। इसी जकड़ी हुई जिस्म को अभी 20-25 सेकंड ही हुए थे कि चौधरी साहब जो साथ लेटे थे वो ऊंचा ऊंचा खांसना शुरू हो गए, और जैसे ही उनको खांसी आई बहुत ऊंची सी, और वो खांसे तो एकदम से उसका वो तिलस्म, उसका वो सहर, उसका वो जादू जैसे टूट सा गया, उसका जिस्म हिल पाया, और उसने कहा चौधरी साहब। और जैसे ही उसने लफ्ज जोर से कहा चौधरी साहब, तो साथ ही उसने चीख मारी, क्योंकि जैसे ही उसने कहा चौधरी साहब, वो जो भयानक बुढ़िया गोद में उसका सर रख के बैठी थी, उसका हाथ उस वक्त रुक गया जब उसने कहा चौधरी साहब। उसने अपना हाथ पीछे कर लिया, जो उसने उसका हाथ माथे पे रखा हुआ था वो भी पीछे कर लिया। तभी उसने दोबारा से उसके चेहरे की तरफ देखा, तो वो वाकई इतनी खौफनाक और इतनी भयानक थी कि कोई भी देखता तो बेहोश हो जाता, खौफ से उसका हार्ट फेल ही हो जाता, उसको दिल का दौरा पड़ जाता। वो इतनी भयानक और खौफनाक थी, उसकी आंखें इतनी खौफनाक थी, उसका नाक इतनी खौफनाक था, उसके पूरे चेहरे पे बाल ही बालते थी। तो वो औरत लेकिन अजीब व गरीब कोई खौफनाक औरत थी। जैसे ही उसने चीखें मारने शुरू की, चौधरी साहब उठ के बैठ गए। शहजादी, शहजादी क्या हुआ? उसने कहा चौधरी साहब ऐसे ऐसे कोई खौफनाक बुढ़िया मुझे अपनी गोद में लेके बैठी थी और अपनी तरफ खींच रही थी, मेरे सर पे हाथ फेर रही थी। चौधरी साहब ने फौरी तौर पे उसके ऊपर आयतुल कुर्सी पढ़ी और चारों कुल दम किया और कहा शहजादी क्या पहले भी तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? उसने कहा नहीं चौधरी साहब, ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा मेरे साथ हुआ है, या कल हुआ या आज हुआ, इससे पहले आज तक मेरे साथ नहीं हुआ। अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा होता तो मैं आपको बता चुकी होती, ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है। चौधरी साहब ने कहा अच्छा परेशान ना हो, मैं कल तुम्हारे लिए तावीज़ लेके आता हूँ। चौधरी साहब ने उसके ऊपर दम किया और वो सो गई। अगली सुबह चौधरी साहब उसके लिए एक तावीज़ लेके आए और उसके बाजू पे बांध दिया। आज वो अंदर जाके सोई, कमरे के अंदर उसने कुंडी लगा दी। चौधरी साहब ने कहा अब तावीज़ तुम्हारे बाजू पे है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आज रात को सो जाओ। उसने कुंडी लगाई और सो गई। रात का कोई पहर था, किसी बच्चे ने उसके पाँव के अंगूठे को पकड़ के ज़ोर से खींचा। गहरी नींद में थी, हल्की सी उसने आंख खोली, उसको अंदाज़ा हुआ कोई उसके अंगूठे को खींच रहा है, लेकिन फिर से वो सो गई। तो फिर दूसरी दफ़ा बड़े ज़ोर से उसके अंगूठे को खींचा गया, तो वो एकदम से उठ के बैठ गई कि क्योंकि उसको अंदाज़ा था एक माँ थी, क्योंकि कुंडी लगी हुई थी, वॉशरूम बाहर वाली साइड पे था। तो हो सकता है, अमूमन ऐसा होता था, बच्चे रात के टाइम उसको जगाते थे कि मामा बाथरूम जाना है, तो उसको इस तरह जगाते थे। तो उसके फ़ौरन जहन में आया कि मैं गहरी नींद में हूँ, कोई बच्चा मेरे अंगूठे से पकड़ के जगा रहा है कि कुंडी खोलें, हमने बाथरूम जाना है। जब उठ के बैठी तो देखा बच्चे बड़े दूर सो रहे हैं, गहरी नींद में हैं, और अभी अभी मेरे अंगूठे को खींचा गया है, बच्चे तो उधर सो रहे हैं, तो ये कौन है? वो समझ गई ये वही है जो 2-3 रातें पहले मेरे साथ हुआ था, उन्होंने ही मेरे अंगूठे को खींचा है। वो उठी और सीधा चौधरी साहब के पास गई और जाके उनको फिर बताया कि चौधरी साहब फिर मेरे साथ अब ये हुआ है, अंगूठा मेरा किसने खींचा है। उसने कहा परेशान ना हो, मैं कोई पक्का इसका बंदोबस्त करता हूँ, कल मैं जल्दी आ जाऊंगा। वो रात को सो ना सकी।
अगली सुबह चौधरी साहब उठे, नाश्ता वाश्ता किया, तैयार हुए, चले गए। तकरीबन 9:30 का टाइम था, 9 का, वो अपने बिस्तर पे लेट गई। उसने अंदर से कुंडी लगाई और चौधरी साहब उसको कह के गए, मैं आज शाम को जल्दी आ जाऊँगा, दिन का टाइम है, दिन को कुछ नहीं होगा, तुम सुकून से सो जाओ, तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई, तुम्हारी आंखें लाल हो रही हैं, रात सारी तुम जागती रही हो। 11 बजे का टाइम था कि उसको दरवाज़ा पीछे से हिलने की आवाज़ आई, क्योंकि दरवाजे को उसने अंदर से कुंडी लगाई हुई थी। जब दरवाज़ा पीछे से हिलाया गया तो एकदम से उसकी आंख खुल गई। जब उसकी आंख खुली है तो उसने देखा है एक सब्ज कलर की औरत, बिल्कुल छोटा सा उसका कद है, उम्र तकरीबन उसकी 80-85 साल है, सफ़ेद कलर का उसका चेहरा है, वो दरवाजे के बिल्कुल पास खड़ी है। उसने ऊपर कुंडी की तरफ देखा तो उसी लम्हे वो भी देख रही है, वो जाग चुकी है, क्लियर देख रही है कि उसने उस सफ़ेद कलर की वो जो सब्ज़ कलर के जिसने कपड़े पहने हुए थे, छोटी सी कद की वो जो औरत सी है, जिसकी औरत नहीं है, बुढ़िया है, 80-85 साल उसकी उम्र है, झुर्रियाँ हैं उसके चेहरे पे, रंग उसका बिल्कुल सफ़ेद है, सब्ज़ कलर के उसने कपड़े पहने हुए। उसने ऊपर कुंडी की तरफ देखा तो कुंडी खुद ब खुद साइड से सीधी हुई और खुल गई। दरवाज़ा ऐसे खुला और उसके बाद खुद से दरवाज़ा बंद हो गया, कुंडी वापस ऊपर गई और बंद हो गई। वो हैरान हो गई कि ये इसका तो कद ही नहीं पहुंच सकता था, ये खोल नहीं सकती थी, तो इसने कुंडी क्यों खोली, दरवाज़ा क्यों खोला, कौन अंदर आया है कि फिर से दरवाज़ा बंद हो गया और वो बुढ़िया अंदर मौजूद है। वो एक करवट लेके सो रही थी और सब कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा था और वो देख रही थी और हैरान थी कि दिन के सुबह के 11 बजे उसके कमरे में ये हो रहा है। वो सब्ज़ कलर की औरत चलती हुई बिल्कुल उसके पास है और उसका जिस्म अब कांप रहा है, वो डर रही है। दिन की 11 बजे खुली आंखों से वो देख रही है उसके कमरे में सब्ज़ कलर के कपड़े पहने एक छोटे से कद की, खौफनाक तो नहीं कह सकते, सफ़ेद कलर की झुर्रियों के चेहरे से भरी हुई एक बुढ़िया चलती हुई उसके पास आई है। और जैसे ही उसके बेड पे आई है तो एक घुटना उसने अपना इसकी टांगों पे रखा है। उस घुटने को उसने क्लियर महसूस किया है, उसके वज़न को महसूस किया है, वो बहुत ज़्यादा वज़नी घुटना था। ऐसा लगता था जैसे कई मनोवज़नी घुटना उसके ऊपर रख दिया गया हो। और जैसे ही उस बुढ़िया ने अपना एक घुटना उसके ऊपर रखा तो एक हाथ उसके माथे पे रखा। उसका हाथ भी इतना वजनी था कि उसने जब अपना हाथ रखा तो उसको लगा कि उसका सांस बंद हो जाएगा, इतना वजन था उसके हाथ का कि जैसे ही फिर उसने अपना दूसरा हाथ उसके बाजू पे रखा तो वो हाथ उसका उस तावीज़ पे जाके रखा गया जो उसने बाजू पे बांधा हुआ था। जैसे ही उसका हाथ उस तावीज़ पे पड़ा तो उसकी चीख सी निकली उस बुढ़िया की, और चीख जैसे ही निकली छलांग मार के उसके सामने आके खड़ी हो गई। ये इतना तेजी से हुआ कि उसने आके एक घुटना उसके घुटनों पे रखा, माथे पे हाथ रखा प्यार करने के लिए, और जैसे ही उसने हाथ तावीज़ पे रखा उसको करंट सा लगा, चीख सी उसकी निकल गई। और उसने देखा जैसे ही उसके सामने आई वो चलती हुई बाथरूम की तरफ गई है। बाथरूम का बाकायदा हैंडल होता है, उसने हैंडल खोला है, दरवाज़ा खोला है और अंदर जाके उसने दरवाज़ा बंद कर दिया है। जब उसने चीख मारी है तो उस वक्त उसने देखा, वो अपने जिस्म को शहजादी ने देखा हिला सकती है। उससे पहले जब वो कुंडी खोल रही थी, वो आ रही थी, उसके ऊपर बैठ रही थी, तब तक उसका जिस्म जकड़ा जा चुका था, वो हिलजुल नहीं सकती थी। लेकिन जैसे ही तावीज़ पे उसका हाथ पड़ा और उसने चीख मारी तब उसने देखा वो अपने जिस्म को हिला सकती है। और जैसे ही वो बाथरूम में चली गई तो वो भागती हुई बाहर गई, फ़ोन किया, चौधरी साहब दिन के 11 बजे फिर से काम पड़ गया है। चौधरी साहब ने जैसे सुना उसने कहा वहीं रुको, मैं अभी पहुंच रहा हूं। उन्होंने छुट्टी की और वो भागते हुए अपने घर पहुंच गए। जैसे घर में दाखिल हुए बीवी को परेशान देख लिया और कहा कहाँ है वो औरत? कहा अंदर बाथरूम में कुंडी खोल के गई हुई है। क्योंकि वो दरवाजे पे ही खड़ी थी, मेन गेट से बाहर तो नहीं निकली थी। बापर्दा औरत थी, बाहया औरत थी, शर्म हया वाली औरत थी, कुरान मजीद की तिलावत करके रखती थी, बावजू रहती तिलावत करती थी, बावजू रहती थी, 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी। लेकिन फिर भी उसके साथ ये सब कुछ हो रहा था तो इतना डर गई कि कमरे को छोड़ के बाहर आके खड़ी हो गई। और जब चौधरी साहब आए तो उनके साथ लेके अंदर आई और कहा सामने उस बाथरूम में है वो बुढ़िया। चौधरी साहब अंदर गए, बाथरूम खोला, देखा तो अंदर कोई भी नहीं है।
चौधरी साहब ने कहा, मैं छुट्टी करके आ गया हूँ, तुम परेशान ना हो, मैं अब तुम्हारे साथ ही हूँ। सारा दिन कुछ भी ना हुआ, चौधरी साहब भी घर में मौजूद रहे, सारा दिन सुकून से गुजर गया। जब रात का टाइम आया तो चौधरी साहब ने कहा, मैं जाग रहा हूँ, तुम सो जाओ, मैं तुम्हारी तरफ देखता रहूँगा, क्योंकि मैं सो जाता हूँ तुमसे पहले और तुम्हारे साथ कोई हरकत या वाक़या होता है। आज मैं सोऊंगा नहीं, मैं जागूंगा, तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम सो जाओ, मैं जाग रहा हूँ। जब शहजादी को एहसास हुआ कि शौहर जाग रहा है, वो उसकी तरफ देखता रहेगा, तो उसका खौफ कम हुआ। 3-4 रातों से वो मुसलसल सो नहीं पाई थी, और ये जो कुछ भी हो रहा था, बच्चों को अभी तक किसी बात का एहसास नहीं हुआ था, ना ही उनके सामने कोई बात हुई थी। वो गहरी नींद सो गई, कई रातों की सोई हुई नहीं थी। रात की खामोशी आ चुकी थी, रात का अंधेरा फैल चुका था, रात का सन्नाटा आ गया था। झींगर दूर कहीं से बोल रहा था, कुत्ते भी कहीं कहीं पे भौंकते और चुप कर जाते। रात की एक अपनी आवाज होती है, उसको कहते हैं खामोशी की आवाज। सुनना चाहें तो उस आवाज में भी बहुत सारी आपको हल्की हल्की आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जो बहुत दूर से आ रही होती हैं। और उस रात भी वो गहरी नींद में जा चुकी थी। कौन से ख्वाब देख रही थी, कहाँ वो फिर रही थी, कहाँ वो जा रही थी। जिस्म उसका उस चारपाई पे, उस बिस्तर पे लेटा हुआ था। वो ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रही थी। आज वो गहरी नींद सो चुकी थी और चौधरी साहब लेटे अपनी बीवी को देखे जा रहा था कि क्या है जिसकी वजह से इतना धन दौलत आई है, जिसकी वजह से खुशियाँ आई हैं, जिसकी वजह से नसीब खुल उठा है, वो क्यों इतनी परेशान हो गई है। इस घर में आते ही उसके लिए मैंने तमाम खुशियों का बंदोबस्त किया है, लेकिन 4-5 दिन से वो क्या देख रही है, क्या कर रही है। ये बातें सोचते हुए अपनी बीवी की तरफ देख रहे थे। एक टांग जिस तरह अमूमन लेटे होते हैं ना, तो आपने एक टांग इस तरह सीधी रखी होती है, एक सीधी रखी होती है, एक इस तरह फोल्ड करके रखते हैं। तो एक टांग उन्होंने इस तरह फोल्ड की हुई थी, सीधी टांग, और एक टांग सीधी की हुई थी, और सीधी राइट साइड वाली टांग ऐसे फोल्ड करके लेटे थे और बीवी की तरफ देखे जा रहे थे। उसी लम्हे चौधरी साहब को महसूस हुआ, मेरे बिस्तर में मेरे साथ कोई आके लेट गया है। उन्होंने आराम से जैसे ही मुड़ के देखा तो उनकी टांग के बिल्कुल साथ ही सब्ज कलर का सूट पहने वही बुढ़िया मौजूद थी, जिसकी 80-85 साल उम्र थी। सफ़ेद कलर का उसका चेहरा था, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। खूबसूरत चेहरा नहीं था, लेकिन बहुत भयानक या खौफनाक भी नहीं था। लेकिन उसको देख के चौधरी साहब के वजूद में भी ऐसे सरसराहट सी आ गई, कपकपाहट सी आ गई, जिस्म के रोंगटे भी खड़े हो गए, क्योंकि कुंडी लगी थी, अंदर कोई आ नहीं सकता था, जिसको वो आज 11-11:30 बजे बाथरूम में ढूंढने गए थे। बीवी ने जिसका हुलिया बताया था, सब्ज कलर का चोला पहने हुए है, छोटे से कद में है, और इस तरह झुर्रियों से भरा हुआ सफ़ेद कलर का जिसका चेहरा है, बहुत ही अजीब सा। देख के डर तो नहीं लगता, लेकिन अजीब सी वहशत सी आती है, अजीब सा लगता है। वो उसकी टांग के पास बैठी है और बैठी मुस्कुरा रही है। चौधरी साहब ने टांग हिलाने की कोशिश की तो जिस्म ने कहा, नहीं चौधरी साहब, जिस तरह शहजादी बताती है कि मेरा जिस्म जकड़ा जाता है, अब वो जब आपके पास आके बैठी है तो आपका जिस्म भी जकड़ा जा चुका है। चौधरी साहब ने हिलने की कोशिश की तो वो हिल नहीं पाए, आवाज़ देने की कोशिश की तो आवाज़ नहीं निकाल पाए। उनका जिस्म वहीं पे साक़ित था, जकड़ा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे उस बुढ़िया के जादू में वो जिस्म वहीं पे अकड़ सा गया है। काफ़ी कोशिश के बावजूद भी जब वो अपने जिस्म को हिला ना पाए और बुढ़िया की तरफ देखने से भी कतरात रहे थे, क्योंकि वो बुढ़िया मुसलसल अजीब सी मुस्कुराहट से चौधरी को देखे जा रही थी। उसी के बिस्तर में उसकी टांग के पास बैठी थी और चौधरी को मुस्कुरा के देख रही थी, जैसे कह रही हो, बड़ा शौक था ना तुम्हें मुझे देखने का, तुम्हारी बीवी के पास तो मैं आती हूँ, तुम डरते नहीं थे ना, लो देख लो मुझे, मुस्कुरा के तुम्हें देख रही हूँ, देखो मुझे। चौधरी साहब को इतना अंदाज़ा हो गया कि बीवी जो कुछ भी देख रही थी उसका वहम नहीं था। पहले भी उसको मानते थे, लेकिन आज उनको अंदाज़ा हुआ था कितनी भयानक है ये जो रात को इस पहर आके बैठती। उसी लम्हे उनके दिल में क्या आया कि एकदम से उन्होंने अल्लाह को याद किया और ज़ोर सा लगाया तो लगा जैसे जिसमें ताकत सी आ गई है। उन्होंने उसी वक्त
ज़ोर से टांग मारी, अपनी पीछे की टांग, वही वो जो फोल्ड की हुई थी उसको थोड़ा सा पीछे किया और ज़ोर से उसको टांग मारी उस बुढ़िया को, तो वो उड़ती हुई दीवार में जाके लगी और साथ ही गायब हो गई। ये एकदम से हुआ था कि वो इतनी देर से उनका जिस्म जकड़ा हुआ था, जो हिलजुल नहीं पा रहे थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, वहीं पे अल्लाह ने ऐसी ताकत दी कि उन्होंने लात मारी ज़ोर से और वो बुढ़िया दीवार में लगी गायब हो गई। वो रात सारी सो नहीं सके, जागते रहे, फिर वो बुढ़िया नहीं आई। पूरी रात वो विर्द करते रहे, तिलावत करते रहे, आयतुल कुर्सी पढ़ते रहे, साथ शहजादी सोती रही। जब सुबह हुई, उठते ही बाहर चले गए, किस आमिल के पास गए, कहाँ गए कि वापस आए तो उनके हाथ में कील थे। उन्होंने आके दरवाज़ों के बाहर लगाने शुरू कर दिए, बाथरूम के दरवाजे के बाहर लगाने शुरू कर दिए, खिड़कियों के साइडों पे लगाने शुरू कर दिए, नीचे ज़मीन पे लगाने शुरू कर दिए। पूरे घर को उन्होंने कीलें लगा दी। और जब शहजादी ने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने रात वाला वाक़या सुनाया कि तुम डर ना जाओ, रात मेरे साथ ये हुआ है, ऐसा ऐसा चेहरा है ना उसका, ऐसे ऐसे कपड़े हैं, ऐसा ऐसा हुलिया है। उसने कहा चौधरी साहब बिल्कुल ये वही है जिसने तावीज़ पे हाथ रखा था और उसके बाद उसकी चीख निकल गई थी, वो बाथरूम में चली गई थी, ये बिल्कुल वही है जिसका आप हुलिया बता रहे हैं। चौधरी ने कहा उम्मीद है अब वो इस घर में नहीं आएगी। और ऐसा ही हुआ, जिससे वो तावीज़ लेके आए थे वो कील दम करा के ले आए थे, पूरे घर को कील से तो उन्होंने गाड़ दिया। अब हो ये रहा था, वो काली खौफनाक बुढ़िया जिसने गोद में सर रखा था, वो सब्ज कलर वाली बुढ़िया जिसकी 80-85 साल उम्र थी, जो सफ़ेद कलर की थी, वो लाशें, वो काले साए, इस तरह की कई चीज़ें थी जो अब शहजादी को नज़र तो आ रही थी, लेकिन उसके करीब कोई चीज़ नहीं आ रही थी। जहाँ जहाँ पे कीलें लगी हुई थी उससे दूर फासले पे मौजूद थी। दरवाजे अब भी घर के खटखटाए जा रहे थे, दरवाजे अब भी घर के हिलते थे, लेकिन वो वाले जहाँ पे कीलें नहीं थी, मेन गेट। लेकिन कोई मखलूक अंदर नहीं आ पा रही थी। शहजादी कहती है मैं आंखों से देख रही थी, अब भी वो मुझे चीज़ें नज़र आ रही थी, लेकिन दूर दूर थी, मेरे करीब नहीं आ पा रही थी, ना ही चौधरी साहब के करीब आ पा रही थी। इसका मतलब है वो वहीं पे वजूद रखती थीं, अब भी वहीं पे थीं, लेकिन दूर दूर थीं, उन कीलों की वजह से मेरे करीब नहीं आ रही थी। यहाँ तक जब मैंने कहानी सुनी तो ये तो कहानी का एक हॉरर और वो वाला हिस्सा जिसमें एक खूबसूरत तरीन लड़की की शादी हुई, असल कहानी उसके बाद शुरू हुई है। ऐसी कहानी जिसका मैंने शुरू में कहा ना कि ऐसी कहानी जिसको मैं लफ्ज़ों में बयान करने से डरता हूँ कि मैं उसको हक़ अदा कर सकूँ, वो दर्द, वो तकलीफ़ उस तरह कर सकूँ, वो अभी शुरू होने लगी है, जो पार्ट 2 है। ये तो एक नॉर्मल कहानी थी जो अभी तक मैंने आपको सुनाई। एक खूबसूरत लड़की, बहुत, उनकी मैंने तस्वीरें देखी, उन्होंने मुझे भेजी हैं, बहुत हसीन व जमील है, अल्लाह ने उसको वाकई बहुत हुस्न दिया है, जितना तारीफ़ की जाए कम है। इम्तिहान अभी तक उनका यहाँ पे शुरू ही नहीं है। जो मैंने लफ्ज़ कहा ना, वो बार बार कह रही है कौन सा इम्तिहान है, ये अभी तक कोई इम्तिहान ही नहीं हुआ, नॉर्मल ज़िंदगी है उनकी बिल्कुल। अब उनका इम्तिहान शुरू होने जा रहा था, जो मैं कल इंशाल्लाह इसका पार्ट 2, ज़िंदगी बखैर अगर अल्लाह ने ज़िंदगी तो इसका पार्ट 2 आपको सुनाऊँगा। असल कहानी पार्ट 2 से शुरू होती है, बहुत ही खौफनाक। कैसी खौफनाक है ये नहीं बताऊंगा, ये कल आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो ये थी आज की एक कहानी जिसका पार्ट 1 आपने सुना, इंशाल्लाह कल आपको इसका पार्ट 2 सुनाऊंगा। आप भी अपनी कहानियाँ भेजिए, आप भी आपकी कहानी को भी ऑफ कैमरा स्टोरी का हिस्सा बनाऊंगा। मेरा व्हाट्सअप का नंबर है +92, बाहर वाले पाकिस्तान का हमेशा कोड मिलाएं, पहले +92 पाकिस्तान का कोड है, 31366555500, ये मेरा मोबाइल नंबर है। रिपीट करूंगा, +92 31366555500। इस पर आप मुझे अपनी कहानी सेंड कीजिए। वॉइस मैसेज भी रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या कहानी लिख के भी भेज सकते हैं, दोनों सूरतों में वॉइस मैसेज करें या कहानी लिख के भेजें। आखिरी लफ्ज़ STORY, स्टोरी, आखिरी लफ्ज़ आपने लाजमी जो लिखना है वो लिखना है स्टोरी, STORY। तो इंशाल्लाह आपकी कहानी को मैं प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा और आप अपनी कहानी को भी सुन सकेंगे। ये भी एक यादगार कहानी, इसका पार्ट 2 इंशाल्लाह कल आपको सुनाऊंगा। सो कल आपसे दोबारा मुलाकात होती है, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।